वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 111 पर आ जाइए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 111 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। इस टेस्ट का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा शाम तक या कल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और इस प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा के तत्व शामिल होते हैं। स्थगन प्रस्ताव में उठाया गया प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे किसी अन्य भिन्न प्रस्ताव में उठाया जा सकता हो। बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें से। क्या केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव? करेक्ट है। सरकार के खिलाफ निंदा के तत्व इसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल। और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो तीनों के तीनों सही हो गए। डी है इसका आंसर। तो देखिए, स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में जो है तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निर्दिष्ट मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा के तत्व शामिल होते हैं, इसलिए राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। देखिए, इस प्रस्ताव से सदन के सामान्य कार्य बाधित होते हैं, इसलिए इसे एक असाधारण उपकरण के रूप में माना जाता है। ठीक है। और सदन में स्थगन को स्वीकार किए जाने के लिए इसके 50 सदस्यों का समर्थित होना आवश्यक होता है, याद रखिएगा। एलिमिनेट स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है, 50 की जगह 100 सदस्य रख सकता है, तो 50 सदस्य याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान किया गया है और संसद जो है ना, संसद विधि द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद को स्थगित करने का प्रावधान कर सकती है। क्या भारत की संसद कर सकती है? करेक्ट है। और अनुच्छेद 262 ही है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान किया गया है। इसके तहत संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग या उसके वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत को जो है स्थगित करने का प्रावधान कर सकती है। और संसद विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई कोर्ट ऐसी किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है। देखिए, जल विवादों का निपटारा करने हेतु संसद द्वारा 2 कानून बनाए गए हैं। पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हबल स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हबल टेलीस्कोप को इसरो द्वारा वर्ष 1990 में लॉन्च किया गया था और हबल एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में जाकर मरम्मत की जा सकती है। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से निर्मित किया गया था। इसमें से कोई एक स्टेटमेंट पक्का गलत है, कौन सा गलत है? पहला ही गलत है। देखिए, हबल टेलीस्कोप को नासा द्वारा, इसरो के द्वारा नहीं, नासा के द्वारा 1990 में लॉन्च किया गया था, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट चूँकि गलत है तो इससे आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से निर्मित किया गया था और हबल एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में मरम्मत की जा सकती है। आपने देखा होगा ग्रेविटी मूवी में कि किस तरह से वो एक सैटेलाइट की मरम्मत करते हैं स्पेस में जाकर। ठीक है। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। तो दूसरा तीसरा करेक्ट हो गया, पहला गलत हो गया। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित एक विशाल दूरबीन है जिसे नासा द्वारा वर्ष 1990 में लॉन्च किया गया था, नासा द्वारा, इसरो नहीं। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से नासा द्वारा निर्मित किया गया था। देखिए, हबल एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में मरम्मत की जा सकती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है और अभी न्यूज़ में था ये 11 फरवरी 2021 को हबल ने ब्लैक होल के एक छोटे समूहन के बारे में जानकारी दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है।
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन। देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन सतत विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में पहली बार EIA के मानदंडों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था क्या? और गलत बताना है कौन सा है गलत है इनमें। देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत तो कोई है नहीं, तो इसमें डी लगाएंगे हम। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं, अतः सही उत्तर डी होगा। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सतत विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका उद्देश्य है प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की पहचान करना, जांच करना, आकलन करना और मूल्यांकन करना। देखिए, भारत में पहली बार EIA के मानदंडों को वर्ष 1994 में 1994 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। और इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, उपयोग और प्रभावित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा किसान सारथी क्या है? क्या है किसान सारथी? किसानों को कम कीमत पर बीज उपलब्ध कराना नहीं है। किसानों को कृषि के लिए सीधे बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को निःशुल्क सुरक्षा बीमा नहीं है। क्या है फिर? किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही जानकारी देने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसान सारथी। तो देखिए, हाल ही में किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान सीधे वैज्ञानिकों से कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं, इंडिविजुअली। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, उमंग मोबाइल एप्लीकेशन केंद्र और राज्य की विभिन्न संस्थाओं की अत्यधिक प्रभावी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है और इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया। 2017 में लॉन्च किया गया, 2019 में लॉन्च किया गया, 17 में लॉन्च किया गया। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए, उमंग मोबाइल एप्लीकेशन, उमंग में यहाँ फुल फॉर्म भी है उमंग की, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, भारत सरकार का एकल एकीकृत सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल एप्लीकेशन है। यह केंद्र और राज्यों की विभिन्न संस्थाओं की अत्यधिक प्रभावी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को 2017 में लॉन्च किया गया था। और वर्तमान स्थिति अगर देखें तो उमंग जो है 257 विभागों 32 राज्यों को लगभग 1251 सेवाएं प्रदान करता है और लगभग 20,280 उपयोगिता, ठीक है, बिल भुगतान सेवाएं और अन्य सेवाएं भविष्य में आने वाली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, स्कूली शिक्षकों के लिए अपनी तरह का अनूठा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें शिक्षण ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय और AICTE के इनोवेशन सेल द्वारा डिजाइन किया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में अधिकतर गलत होने की संभावना दूसरे में रहती है, लेकिन जब दो स्टेटमेंट एक साथ जोड़े हो ना कि ये भी दोनों एक साथ करेंगे तब भी होता है। केवल ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ख़त्म ही कर दिया कोविड के चक्कर में, तो केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। ठीक है, ऑनलाइन केवल, ऑफलाइन नहीं होगा। गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है। इस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय और AICTE के इनोवेशन सेल द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो बी है इसका आंसर, केवल 2। तो स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यह स्कूली शिक्षकों के लिए याद रखना, बच्चों को कर देगा स्टेटमेंट बनाकर। तो स्कूली शिक्षकों के लिए यह अभिनव और अपनी तरह का अनूठा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, IPR, डिज़ाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि में जो है प्रशिक्षण देना। इसमें केवल ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण दिया जाएगा, केवल ऑनलाइन, ऐसा नहीं है ऑफलाइन, केवल ऑनलाइन। और इस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय और AICTE के इनोवेशन सेल द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। यूवीसी यानी अल्ट्रा वायलेट सी या पराबैंगनी सी किरणों की तरंगदैर्घ्य यूवीए और यूवीवी किरणों की तरंगदैर्घ्य से अधिक लंबी होती है, और यूबीसी यानी पराबैंगनी सी या अल्ट्रा वायलेट सी सार्स-कोव-2 के वायु में संचरण को कम कर सकती है, यानी कोरोना संक्रमण के जो कोरोना हवा में फैलता है उसके संचरण को कम कर सकती है पराबैंगनी सी। बिल्कुल सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए अल्ट्रा वायलेट ए की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, उसके बाद बी की उससे कम लंबी, फिर सी की सबसे कम लंबी, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखिए संसद में क्यों न्यूज़ में है ये सवाल। संसद में सार्स-कोव-2 के वायु में संचरण को कम करने के लिए शीघ्र पराबैंगनी, ठीक है, शीघ्र पराबैंगनी सी या यूवीसी कीटाणु शोधन तकनीक लाई जाएगी, ठीक है। और यूवीसी जो है वायु वाहिका कीटाणुरोधन प्रणाली को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। CSIR द्वारा विकसित किया गया, इस तकनीक को याद रखना। यहाँ कुछ भी दे सकता है, इसरो दे सकता है, ठीक है, या DRDO दे सकता है। देखिए UVA किरणों की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे लंबी होती है, अल्ट्रा वायलेट ए की सबसे लंबी होती है, सी की नहीं, उससे कम लंबी UVV की, और सबसे कम लंबी या सबसे छोटी होती है UVC की। 3 होती हैं, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी? अल्ट्रा वायलेट ए की, ठीक है, ना कि सी की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल ऑफ असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी SUPACE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल है जो प्रासंगिक तथ्य को एकत्र करता है और न्यायाधीशों की ओर से निर्णय लेता है। इस पोर्टल को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी, ठीक है, कोर्ट में अगर जजों की तरफ से निर्णय देने लगी तो कैसे चलेगा काम, जज क्या करेंगे, फिर गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इस पोर्टल को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लॉन्च किया गया था, दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो देखिए हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना, ना कि खुद निर्णय लेना, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? इस उपकरण को निर्णय लेने के लिहाज से डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि यह केवल तथ्यों को संसाधित करेगा और न्यायाधीशों की सहायता करेगा बस, ठीक है। ये एक ऐसा साधन है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है तथा उन्हें न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध कराता है। निर्णय जज ही देंगे। 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के हिस्सा है, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, क्या ये बात सत्य है? केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है क्या कृषि विकास केंद्र योजना? बिल्कुल। और कृषि विकास केंद्र राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का हिस्सा है। दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए कृषि विज्ञान केंद्र, विकास बोल दिया क्या, सॉरी, कृषि विज्ञान केंद्र है। तो कृषि विज्ञान केंद्र भारत में एक कृषि विस्तार केंद्र है। ये केंद्र आमतौर पर एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े ICAR और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं तथा व्यावहारिक कृषि अनुसंधान को लागू करने का लक्ष्य रखते हैं। देखिए यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का अभिन्न अंग है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम NARS का। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। और कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है और कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों तथा कृषि में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन यानी NGOs द्वारा स्वीकृत है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। तो ये 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इसी के तरह के प्रश्न जो है UPSC सिविल सेवा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अधिकतर स्टेटमेंट वाले।
ये सारी की सारी चीज़ें जो है न्यूज़ से ही उठाई गई हैं, ठीक है। एक आधा प्रश्न इसमें जीएस का होगा, जैसे कि वो स्थगन प्रस्ताव वाला था। तो 111वां टेस्ट था ये यूपीएससी सिविल सेवा का। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।